हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 10th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का एनसीईआरटी का 4th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले तीनों एक्सरसाइजेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बाद में जाके देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने क्लास 12th के जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं ना, उन सब का एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइम में काफ़ी आपकी मदद हो जाएगी फिर। तो चलिए फिर 4th एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस, बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस। हमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमें दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कहें वेक्टर प्रोडक्ट, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो हमारे पास वेक्टर्स दिए हैं ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो पहले हमें इस तरह लिखना पड़ेगा ए क्रॉस बी, और उसके बाद एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन गया है। इस डिटर्मिनेंट में हमें ऊपर लिखना होगा आई, जे और के, ठीक है। इस तरह से हम आई, जे, के लिख देंगे। अब क्योंकि पहले ए है तो ए के कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कंपोनेंट्स मतलब आई के आगे क्या लिखा हुआ है, जे के आगे क्या लिखा हुआ है, के आगे क्या लिखा हुआ है, इन्हीं को ही हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। फिलहाल इस आई के आगे कोई नंबर नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है, मतलब है ना, सबका मालिक एक। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे ए के कंपोनेंट्स हैं 1, -7 और 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, -7 और 7। फिर बी के कंपोनेंट लिखेंगे, 3 है, -2 है और 2 है। तो 3 -2 और 2 लिखेंगे, 3 -2 और 2, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वल। अब आप जानते हैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं आई कैप, मतलब ये वाला एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं आई कैप। उसके बाद क्या करूँगा, ये आई जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे काट दूंगा, तो मुझे दिखेगा -7, 7, -2, फिर 2। इस तरह से छोटे से डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जे, लेकिन आप जैसे ही जानते हैं कि सेकंड एलिमेंट लिखते हैं हम, जैसे ही सेकंड एलिमेंट लिखते हैं आगे माइनस आ जाता है, ठीक है। ये मैंने बात आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त भी सिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बाद में जाके देख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो जे है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। इस वाले रो और इस वाले कॉलम को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा मुझे बताइए, जो भी दिखेगा उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए। आपको दिख रहा है 1, 7, 3, 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट के लिखेंगे जो कि है के कैप। मैं लिखूंगा प्लस के कैप, सिर्फ जे ही माइनस के साथ आता है। उसके बाद ये जो के है जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे मैं हाइड कर दूंगा। तो इस रो में है और इस कॉलम में है, इसे मैंने हाइड कर दिया है। मुझे दिख रहा है क्लियरली 1, -7, 3, -2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता ही होगा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले लिखेंगे आई कैप, उसके बाद इस -7 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -14 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, इस 7 को -2 में करेंगे तो -14 आएगा, उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे ब्रैकेट में इस चीज़ को, क्योंकि आगे माइनस है और माइनस से बड़ा जानी दुश्मन कोई नहीं होता है। फिर -j लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, -7 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 21। फिर लिखेंगे प्लस के कैप, ठीक है। 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, -7 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले माइनस लगा लीजिए, उसके बाद आएगा -21, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा क्योंकि आगे जानी दुश्मन है, इस दुश्मन से हमेशा बच के रह जाता है, ठीक है। तो ये जगह आई, -14, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, +14 आ जाएगा, -j,
2 माइनस 21 करने पे माइनस 19 आएगा, प्लस के कैप माइनस 2, ये माइनस मिलके प्लस 21 हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये और ये कट जाएगा तो आएगा 0 आई कैप। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो आएगा प्लस 19 जे कैप। फिर -2 और 21 मिलके आएंगे 19 के कैप। ठीक है, तो एडिशन तो कर ही सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही एडिशन करना सिखा दिया था वेक्टर्स का। तो हमें ए क्रॉस बी मिल गया है। हमें ए क्रॉस बी क्या मिला है? हमें ए क्रॉस बी मिला है 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। आप चाहें तो इस 0 आई को ना लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, 0 एक अदृश्य नंबर होता है जो दिखता ही नहीं है। ठीक, लेकिन हमें ए क्रॉस बी नहीं निकालना था। ए क्रॉस बी नहीं निकालना था, हमें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना था। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब होता है जो भी वेक्टर आया है, आप देख सकते हैं ये जो ए क्रॉस बी आया है वो एक वेक्टर है, तो इस पे मॉड लगाने का मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालना? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड मैंने निकालना आपको पिछले वीडियो या फिर फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 0 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 19 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस इस 19 का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब ये एडिशन तो कर ही सकते हैं, रूट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं आप। जब रूट सॉल्व करेंगे तो आएगा 19√2। ठीक है, गुणा भाग करना नहीं सिखाऊंगा, बड़े हो चुके हैं आप लोग, है ना, तो मल्टीप्लाई और एडिशन ये सब करना नहीं सिखा सकता। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करिएगा, फिर स्क्वायर रूट सॉल्व करिएगा, ये आएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी, a माइनस बी, वेयर a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर के भी, इस वेक्टर के भी। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब सिखाना चाहता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना भी आपने सीखा है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। तो अगर सपोज करिए आपके पास एक वेक्टर है इस तरह का है जिसको आप कह रहे हैं ए वेक्टर, एक वेक्टर है इसको आप कह रहे हैं बी वेक्टर। ठीक है, तो जब हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। जब भी ए का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बी के साथ तो हमें मिलता है एक वेक्टर। तो इस वेक्टर का भी अपना डायरेक्शन होगा। जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर का भी अपना मतलब होता है, इस वेक्टर की भी अपनी विशेषताएं या फिर खासियत होती हैं। ये एक ऐसा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर मिलता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो इस ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी करने पे आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, कैसा वेक्टर मिलेगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल मीनिंग। अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ए वेक्टर के बारे में बताया है, बी वेक्टर के बारे में बताया है। जरा ए प्लस बी निकाल लिया जाए। ए प्लस बी हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी वेक्टर करने पे हमें मिलेगा, जब आप इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप। ऐड तो कर सकते हैं ना। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब इस वेक्टर को माइनस करेंगे इस वेक्टर के साथ, तो आपको मिलेगा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो आप क्या करने जा रहे हैं, इस वेक्टर को x मान लीजिए, इस वेक्टर को y मान लीजिए। ठीक है, हमें दो वेक्टर गिवन थे क्वेश्चन के अनुसार। एक वेक्टर था a प्लस बी, एक वेक्टर था a प्लस बी,
एक वेक्टर था a माइनस बी। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो क्योंकि मैंने इस वेक्टर को x वेक्टर माना है, इस वेक्टर को y वेक्टर माना है, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो x के भी परपेंडिकुलर हो, y के भी परपेंडिकुलर हो, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो वो वेक्टर होता है जब हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। यानी अगर मैं x को क्रॉस कर दूं y से, मतलब x क्रॉस y अगर फाइंड कर लूं, तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमें वेक्टर नहीं चाहिए था, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था। ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये जो है वो वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। इसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में बदल दिया जाए, इसी वेक्टर को अगर चेंज कर दिया जाए यूनिट वेक्टर में, काम हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन में तो वही बोला था। अब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आई थिंक सिखाया था कैसे किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलें। ठीक है, तो उसी की जरूरत पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, इस वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है इस वाले वेक्टर के साथ, यानी x का क्रॉस प्रोडक्ट करना है y के साथ। ठीक है, तब हमें ये वाला वेक्टर मिलेगा, इस डायरेक्शन में होगा जो इसके और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए आइए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x को क्रॉस करना है y के साथ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इस तरह का डिटरमिनेंट, इसके अंदर लिखूंगा मैं आई जे के, यहाँ पे लिखूंगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक, अब आप जानते हैं मुझे x के कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे जो कि हैं 4 4 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 4 0। ओके, यहाँ पे y है तो मुझे y के कंपोनेंट यानी 2 0 4 लिखना पड़ेगा, 2 0 4 2 0 4। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैंने बताया था आपको। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले आई कैप लिखिए, फर्स्ट वाला, पहले आई कैप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, सॉरी ब्रैकेट नहीं, आई कैप लिखने के बाद आई जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 4004। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, अब इस तरह से डिटर्मिनेंट बार बार नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, 16 आएगा ना, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, है ना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा माइनस जे कैप, है ना, उसके बाद क्या आएगा माइनस जे कैप। ठीक है, अब जे जिस रो में है और जे जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो हमें क्या दिखेगा 4204। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस 4 को 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर से अगेन 16 आ जाएगा। फिर माइनस क्या करेंगे, इस 0 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, ठीक, अब क्या लिखेंगे, प्लस के कैप, प्लस के कैप लिखेंगे। ठीक है, तो के कैप के लिए हम लोग के जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे। ठीक है, के जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा 4420, 4420। 4 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सॉल्व करना। बार बार आप वो डब्बे बना के सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, ये आ गया हमारा x क्रॉस y। ठीक, हमें x क्रॉस y की वैल्यू ये मिल गई है। ठीक, तो हमें ये वेक्टर मिल गया, ये वेक्टर हमें मिल गया जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। अब इसको यूनिट वेक्टर में बदलना है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, सपोज करिए जेड कैप, एक जेड एक वेक्टर है, तो जेड का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो जेड को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो वेक्टर तो हमें गिवन ही है ना, इसका मैग्नीट्यूड बस निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यानी मॉड x क्रॉस y कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, सबसे पहले यही काम है। इस 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस इस माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस इस माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, यही करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। कर लीजिएगा सॉल्व, रूट सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यही मेरा वेक्टर है, तो इस जेड वेक्टर के अगेंस्ट हम लोग यही लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइडेड बाई अब मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लिखेंगे, जेड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 24। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो ये जाएगा 16/24 आई कैप माइनस 16/24 जे कैप माइनस 8/24 के कैप। ठीक है, तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे भी 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो जेड कैप इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2/3 आई, ठीक है, माइनस 2/3 जे माइनस 1/3 के कैप। यही हमारा आंसर है। हमें तो बस एक ही यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अ यूनिट वेक्टर, मतलब एक ही वेक्टर फाइंड करना है, काम हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा है इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विथ आई, π/4 with j and an acute angle theta with k cap, then find theta, hence the component of a vector। ठीक है, हमें बेसिकली ए वेक्टर के बारे में बताना है। ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, हमें ये भी पता है। ठीक है, ए जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है। तो ए वेक्टर को मैं मान ले रहा हूं xi प्लस yj प्लस जेड के कैप, ये मैं सपोज कर ले रहा हूं। अब आप जानते हैं अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूँ सारे के सारे एक्स वाई जेड वाले, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें दिखते हैं। सही बात है, तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, ठीक, इसको मैं जेड एक्सिस मान रहा हूँ, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ। ओके, तो ये x, ये y और ये z क्या रिप्रेजेंट करता है उसको आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से हमारा वेक्टर दिखता होगा। ये है ए वेक्टर, क्या है ये, ए वेक्टर है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है ए भी एक यूनिट वेक्टर है, ए भी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि एंगल बना रहा है π/3 का आई से, मतलब ये एंगल π/3 का है। ठीक, और π/4 का एंगल बना रहा है जे के साथ, π/4 का एंगल बना रहा है जे के साथ, बन गया π/4 का एंगल जे के साथ। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब भी कोई वेक्टर दिया रहता है तो उसके कंपोनेंट्स दिए होंगे। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो इन एंगल से रिलेटेड होते हैं। हालांकि जेड एक्सिस से भी बोला है कि थीटा एंगल बन रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है थीटा। जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, हमें इसी थीटा को निकालना है। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ना, ये जो एक्स वाई जेड होते हैं वो इन तीनों एंगल से रिलेटेड होते हैं। किस रिलेशन से, देखिएगा, एक्स जो होता है वो कॉस अल्फा के इक्वल होता है, वाई जो होता है वो कॉस बीटा के इक्वल होता है, और जेड जो होता है वो कॉस गामा के इक्वल होता है। अब आप कहेंगे अल्फा बीटा गामा क्या है भाई, अल्फा वो एंगल है जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना है, मतलब एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच के एंगल को ही हम लोग अल्फा कहेंगे। मतलब यहाँ अल्फा की वैल्यू π/3 है। बीटा जो है वो वाई एक्सिस और एंगल, सॉरी, ए वेक्टर के बीच का एंगल है, और गामा जो है वो जेड एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, हमें एक्चुअली कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है वो है π/3, कॉस π/3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2। उसी तरह बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू है π/4। ठीक है, तो जाएगा कॉस π/4,
कॉस पाई बाई 4 मतलब होता है कॉस 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। उसी तरह कॉस गामा, अब गामा की वैल्यू गिवन है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, हमें इसी थीटा को फाइंड करना था। तो अब हमें ए वेक्टर के बारे में इतना तो पता चल गया कि x के जगह लिखेंगे 1/2, यहाँ पर जगह 1/2i, प्लस y के जगह लिखेंगे 1/√2, यहाँ जगह 1/√2j, ठीक, प्लस z के, चाहे तो आप z की जगह cos थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा k कैप, ठीक है। अरे भाई z जो है वो cos थीटा के इक्वल है, तो मैंने cos थीटा लिख दिया z की जगह, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, a जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, a जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट लगाते हैं, फिर इस 1/2 का स्क्वायर करते हैं जो कि होगा 1/4, फिर प्लस लिखते हैं, इस 1/√2 का स्क्वायर करते हैं जो कि होगा 1/2, प्लस इस cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये 1 के इक्वल है, ठीक है। बात समझ आई आपको? मैंने बस मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब क्या करेंगे ना, इस रूट को उधर भेज देंगे 1 के साइड, तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, आप जानते होंगे। तो ये 1/4, ये जो 1/4 है और ये जो 1/2 है, इसे तो आप ऐड कर ही सकते हैं, तो आएगा ऐड करने पे 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, जब ये स्क्वायर ये जो स्क्वायर रूट है 1 की तरफ जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। अब इस 3/4 को उधर भेज दीजिएंगे तो -3/4 हो जाएगा, और -3/4 करने पे क्या आएगा 1/4, और यहाँ से अगर ये जो पावर 2 है उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √1/4 मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। आप चाहें तो प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एक्यूट एंगल फाइंड करना है, और एक्यूट एंगल मतलब होता है 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस 1/2 ही लेंगे। अब आप जानते हैं 1/2 जो होता है वो cos π/3 के इक्वल होता है, तो ये cos से ये cos ऐसा आप समझ सकते हैं कि कट गया है, तो आपको मिलेगा π/3, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो cos है वो इस cos से कट गया है, काटिएगा नहीं एग्जाम में, बस समझ लीजिएगा कि कट रहा है, ये काटना गलत होता है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा की वैल्यू आ गई, हमें कंपोनेंट्स भी निकालने थे ए के क्या करने थे, कंपोनेंट्स भी हमें फाइंड करने थे। तो अभी हमें मिला था ना कि cos थीटा जो है वो 1/2 के इक्वल है, इस cos थीटा की जगह 1/2 रख देंगे तो हमें सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। हमें ऑलरेडी i और j के कंपोनेंट्स मिल चुके थे, ठीक है, बाकी कंपोनेंट निकालने थे। तो इस 1/2 को रहने देंगे, 1/√2 को भी रहने देंगे, बस cos थीटा की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो हमें कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ हमें a वेक्टर मिलेगा 1/2i प्लस 1/√2j, ठीक है, प्लस cos थीटा जिसकी वैल्यू है 1/2 k कैप, यही हमारा आंसर है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 2a क्रॉस b। बहुत ईजी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट की मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर एक को उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 0 वेक्टर आता है, ठीक है। और a क्रॉस b जो होता है वो माइनस टाइम्स b क्रॉस a के इक्वल होता है, मतलब a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होते हैं, ये और ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, बीच में माइनस लग जाता है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि ये पता चले कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, ठीक है। देखिएगा हमें फाइंड करना है a माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट a प्लस b के साथ, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो ये जो a वेक्टर है वो a के साथ पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो a क्रॉस a मिलेगा, फिर ये जो a वेक्टर है वो b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो प्लस a क्रॉस b मिलेगा, ठीक है। तो a
तो मल्टीप्लाई हो चुका है, ऐसे ही करते थे ना बचपन में भी मल्टीप्लाई, तो वैसे ही तो कर रहे हैं। उसके बाद ये जो माइनस बी है वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस बी क्रॉस ए, ठीक। फिर ये जो माइनस बी है वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ए क्रॉस ए आप जानते हैं जीरो वेक्टर होता है, प्लस ए क्रॉस बी। अब आप जानते हैं माइनस बी क्रॉस ए की जगह मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस बी क्रॉस ए है तो माइनस बी क्रॉस ए जो होता है वो ए क्रॉस बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, माइनस हट जाएगा, ठीक है। ये माइनस बी क्रॉस बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर। अब आप जानते हैं जीरो जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हो गया प्रूफ, देखिए कितना आसान है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और वो जीरो के इक्वल गिवन है, ठीक है। बता दिया इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहली बात कि जीरो वेक्टर जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर के साथ, तो पहले दोनों वेक्टर को कुछ ना कुछ मान लूँगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो वेक्टर है वो ए के इक्वल है, ये वाला वेक्टर जो है वो बी के इक्वल है, तो हमें ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। हमें फिर गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करने के लिए क्या करते हैं, दो डिटर्मिनेंट के साइन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिटर्मिनेंट का साइन बना रहा हूँ, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का साइन बना रहा हूँ, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ये तो मैंने बताया ही था। फिर क्या आता है, ए के कंपोनेंट्स, ए के कंपोनेंट क्या है, 2 6 27, तो मैं पहले लिखूंगा 2 6 27, 2 6 27। उसके बाद बी के कंपोनेंट लिखूंगा। अब इस आई के आगे कोई नंबर ही नहीं है, बेचारा अकेला है, अकेले को वन का सहारा, सबका मालिक एक, ठीक है। तो आई के आगे वन है, लैम्डा है, म्यू है, तो वन है लैम्डा म्यू, वन, ठीक है, लैम्डा और म्यू, ठीक है। और ये जो पूरी चीज़ है वो जीरो वेक्टर के इक्वल है, नो डाउट। तो पहले आई वेक्टर को पकड़ेंगे, इसके साथ डिस्को करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा आई कैप, पहले आई कैप आएगा। फिर ये बेचारा जो आई कैप है जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे छुपा देंगे। तो ये आई कैप को मैं छुपा दे रहा हूँ और ये जिस रो में है जिस कॉलम में उसे छुपा दे रहा हूँ। हमें दिख रहा है क्लियरली 6 27 लैम्डा म्यू, तो इस 6 को म्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, आपने पढ़ा ही है, तो 6 म्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 27 को लैम्डा में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस लगाने के बाद, ठीक है। तो माइनस लगाएंगे तो आ जाएगा 27 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद देखिए जे की बारी होगी तो लिखेंगे माइनस जे, है ना, जे हमेशा नेगेटिव में रहता है, आपको मैंने बताया था। फिर ये जे जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो क्या दिख रहा है हमें क्लियरली दिख रहा है 2 1 27 म्यू। ये जो 2 है वो म्यू में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 म्यू आएगा, क्या आएगा 2 म्यू, फिर बीच में माइनस। अब ये जो 27 है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 27 आएगा, अब इसी बात है। अब बारी है के कैप की, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ प्लस के कैप। अब के कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 6 1 लैम्डा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 को लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा आएगा, क्या आएगा 2 लैम्डा, बीच माइनस। उसके बाद इस 6 को 1 में करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, वही मैंने बताया, 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। तो एक बात मुझे बताइए, ये पूरी की पूरी चीज़ इस पूरी की पूरी चीज़ के इक्वल है, तो जे वाला कंपोनेंट जे के इक्वल होगा, मतलब ये जो 2 म्यू माइनस 27 है वो ऑब्वियस सी बात है 0 के इक्वल होगा, ठीक है।
2 म्यू माइनस 27 ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से म्यू की वैल्यू तुरंत आ जाएगी 27/2। पहली चीज़ तो हमें मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 लैम्डा माइनस 6 है ये भी 0 के इक्वल होगा। 2 लैम्डा माइनस 6 जो है ये भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लैम्डा और म्यू निकाल चुका है हम लोगों ने, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड बी। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर जो कि जिसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, तो ऐसे वेक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ए डॉट बी भी 0 है, ठीक है, और ए क्रॉस बी भी 0 वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 0 के इक्वल है, ठीक है। अरे भाई ए डॉट बी करने पे यही आता है ना। उसी तरह अगर ए क्रॉस बी 0 के वेक्टर के इक्वल है तो इसका मैग्नीट्यूड भी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी 0 के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे इसका मतलब होता है दिस, मॉड ए क्रॉस बी का मतलब होता है दिस। फॉर्मूला है ये, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा प्रोबेबली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट करने पे भी 0 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट करने पे भी 0 आ रहा है, तो हो सकता है ये चीज़ 0 के इक्वल हो, तभी ना ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर कॉस थीटा 0 होता तो फिर साइन थीटा 0 नहीं होता, ठीक है। उस केस में फिर इसको ही 0 होना पड़ता। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड ये करेंगे इन दोनों लाइन से, यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे कि मॉड ए मॉड बी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अगर मॉड ए मॉड बी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इन दोनों में से कोई एक पक्का 0 के इक्वल रहा होगा। तो हो सकता है मॉड ए 0 के इक्वल हो जाए, हो सकता है मॉड बी 0 के इक्वल हो जाए। तो अगर मॉड ए 0 के इक्वल है इसका मतलब वेक्टर खुद 0 होगा। मॉड बी अगर 0 के इक्वल है तो खुद हो सकता है वेक्टर 0 हो। तो हम लोग अब यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों 0 है तो दोनों में से कोई एक पक्का 0 रहा होगा, या तो ये 0 रहा होगा या तो फिर बी 0 रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज दिस 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 then so that a cross b plus c equals to a cross b a cross c, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है इस चीज़ को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बड़ा जाने वाला है प्रूफ। मैं इधर किनारे एक छोटी सी लाइन खींच देता हूँ जिससे बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिएगा, हमें पहले LHS सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? LHS, ठीक है। LHS में हमें गिवन है ए क्रॉस बी प्लस सी। सबसे पहले बी प्लस सी फाइंड तो करना पड़ेगा ना। बी प्लस सी फाइंड करेंगे तब ना ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे। तो बी हमें गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप। इसी तरह सी वेक्टर गिवन है c1i प्लस c2j प्लस c3k कैप के, ओके। तो b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से मैं b प्लस सी वैक्टर के बारे में क्या बोल सकता हूँ? ये इक्वल होगा b1 प्लस c1 आई कैप प्लस b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3 के कैप के, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो हमें a का क्रॉस प्रोडक्ट करना है b प्लस सी के साथ। तो आप जानते हैं इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत पड़ती है ना। तो बना लेंगे डिटर्मिनेंट, कौन सी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ एक इस तरह से, यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक यहाँ पे इस तरह से बड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ तो ऑब्वियस बात है आई लिखते हैं, यहाँ जे लिखते हैं, यहाँ के लिखते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो क्योंकि पहले ए है, ए मतलब a1 a2 a3, a1 a2 a3 लिख देंगे कंपोनेंट्स को, a1 a2 a3, ओके। उसके बाद b प्लस सी के कंपोनेंट लिखेंगे। b प्लस सी के कंपोनेंट क्या है? b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3, यही कंपोनेंट्स है। तो हो जाएगा b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले i को पकड़ेंगे, ठीक है, फिर i जिस रो में है
और जिस कॉलम में है उसे काट देंगे, जो दिखेगा उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब A2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप मुझे बता सकते हैं? A2 को जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A2B3 प्लस A2C3, यही आएगा, है ना? अरे भाई जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा ना। फिर माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे तुरंत ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, A3B2 प्लस A3C2, यही आएगा? बताइए हाँ या ना? बिल्कुल यही आएगा। अभी जो माइनस अंदर जाएगा दोनों के साइन बदल देगा, दोनों को माइनस में कर देगा। तो ये मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ अब, और इस प्लस की जगह मैं माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आपको ये चीज़ अगले स्टेप में करनी है तो ज़्यादा सही रहेगा। एक ही स्टेप में कर देंगे तो आपको दिक्कत होगा, मैं तो कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट है जे को हम लोग माइनस में लेते हैं, पता ही होगा आपको, ठीक है? फिर ब्रैकेट लगाएंगे, जे जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, इस रो को और इस कॉलम को। अभी आपने सुना मैंने क्या कहा, इस रो, ठीक है? इस रो बहुत ही प्राउड थिंग है भारत के लिए, बहुत ही। अब देखिएगा ये जो A1 है वो ऑब्वियस सी बात है इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, A1B3 फिर A1C3 प्लस में, ठीक है? फिर माइनस, अब क्या करेंगे, इस A3 को इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ब्रैकेट लगा लेंगे तो क्या आएगा, A3B1 प्लस A3C1। लेकिन आप जानते हैं जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा दोनों को माइनस में बदल देगा, ठीक है? दोनों को क्या करेगा, माइनस में बदल देगा, ठीक है? तो हमें यही मिलेगा जब हम लोग माइनस को अंदर भेज देंगे तब, यही चीज़, ठीक है? करके आप देख सकते हैं। फिर बारी किसकी है, अब बारी है के की। लिखेंगे पहले प्लस के कैप, ठीक है? ब्रैकेट लगाएंगे। अब के जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, क्या दिख रहा है, A1 दिस, A2 दिस, ठीक है? तो A1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, आएगा A1B2 प्लस A1C2, ठीक? फिर माइनस लगाते हैं, लेकिन अब आप सीख गए होंगे कि जैसे ही माइनस लगाएंगे ये जो मल्टीप्लाई होगा दोनों माइनस में बदल जाएंगे, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो जाएगा माइनस A2B1 माइनस A2C1, ठीक है? ये आएगा। अभी भी एक दिक्कत ये है कि ये जो माइनस है उसको अंदर भेजेंगे तो ये दोनों नेगेटिव में जाएंगे और ये पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो इस चीज़ को लिख लिया जाए। अब हमारा ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, तो ये जाएगा I A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2, ठीक है? अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये और ये प्लस में आ जाएंगे, तो मैं प्लस वाली चीज़ों को पहले लिखता हूँ, ठीक है? तो प्लस J, ठीक है? ये हो जाएगा A3B1 प्लस A3C1, ठीक है? क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये दोनों प्लस में जाएंगे इसलिए मैंने उनको पहले लिखा है, ये दोनों माइनस में चले जाएंगे, ठीक है? तो जाएगा माइनस A1B3 माइनस A1C3 प्लस के कैप, इनको भी लिख दे रहा हूँ A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1। तो हमें अब LHS मिल चुका है, अब RHS भी सॉल्व करेंगे। इसमें बेसिकली 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना है, A को B के साथ और A को C के साथ। तो अगले पेज पे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जगह ही नहीं है। अब देखिए हमें RHS में क्या सॉल्व करना था, RHS में हमें सॉल्व करना था A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है? टू ईजी, बहुत ईजी है, ठीक है? देखिएगा कैसे, A क्रॉस B है ना, तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्वियस सी बात है I कैप, J कैप, K कैप। और अभी आपने नोटिस किया था A के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, B के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो A के कंपोनेंट्स थे A1 A2 A3, आप लोग चाहें तो बुक से देख सकते हैं। B के कंपोनेंट्स थे B1 B2 B3, ठीक? प्लस A क्रॉस C भी तो करना है। तो जब ये वाला चीज़ का बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ऊपर A के कंपोनेंट्स आएंगे, नीचे C के कंपोनेंट्स आएंगे, I J के तो आते ही हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे और क्या, दोनों डिटर्मिनेंट को और ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले I को पकड़ेंगे, है ना? I जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइड करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। पहले I है, ये A2 जो है वो B3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 B3 मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो क्या आएगा, A2 B3, ये जो A3 है वो C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस A3
B2 आएगा, ठीक है। फिर माइनस जे आता है, तो जे जिस रो में है और जिस कॉलम में से हाइड कर देंगे, है ना, जो दिखेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या दिख रहा है बताइए, A1 B3, तो A1 और B3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आएगा A1 B3, ठीक है। फिर A3 B1 माइनस में करके A3 B1, ठीक है, प्लस के कैप। फिर के कैप के लिए के जिस रो में है जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, क्या दिख रहा है दिस, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे तो A1 B2 मल्टीप्लाई होगा, A1 जो है वो B2 मल्टीप्लाई होगा, A1 B2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस A2 B1 मल्टीप्लाई होगा तो A2 B1, ठीक है। अब देखिए इस वाले डिटरमिनेंट को मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है, यहाँ जगह कम है तो यहाँ नीचे ही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ प्लस करके लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस होगा आई, ऑब्वियस बात है इसमें भी तो पहले आई से ही स्टार्ट करेंगे ना ओपन करना, ठीक है, और किसी से तो करेंगे नहीं। तो आई जिस रो में है जिस कॉलम में से हाइड कर देंगे, A2 A3 C2 C3 दिख रहा है, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 को C3 मल्टीप्लाई करेंगे A2 C3 हो जाएगा, माइनस A3 को C2 में करेंगे तो हो जाएगा A3 C2, ठीक है। फिर माइनस जे, उसके बाद क्या करेंगे, जब मैंने जे लिख लिया तो जे जिस रो में है जिस कॉलम में से हाइड कर देंगे, तो क्या दिख रहा है हमें A1 C3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे A1 C3 माइनस A3 C1 करेंगे A3 C1, ठीक है, प्लस के कैप। तो के जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए, बाकी काम हो जाएगा आपका। A1 C2 मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा A2 C1, ठीक है। तो अब आप जानते हैं आई वाला आई में ऐड हो जाता है, लेकिन ऐड करने से पहले एक काम करिएगा, ये देखिए जे के आगे माइनस है, यहाँ पे भी जे के आगे माइनस है। जब हम लोग LHS सॉल्व कर रहे थे तो जे के आगे हम लोगों ने माइनस नहीं रखा, तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे, ये टर्म माइनस में चला आएगा, ये टर्म प्लस में, तो उल्टा हो जाएगा बेसिकली, A3 B1 पहले आ जाएगा इसमें, ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, ठीक है। उल्टी होने के बाद हमें क्या मिलेगा, A3 B1 माइनस A1 B3, ठीक है, और ये जो है बेचारा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये प्लस में आ चुका है अब, पहले नहीं था, ठीक है। उसी तरह इस माइनस को भी प्लस में कर लेंगे हम लोग कन्वर्ट, प्लस जे कर लेंगे, उस कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, तो इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ये लोग आप अगले स्टेप में ही परफॉर्म कीजिएगा, तो आएगा आपको मिलेगा A3 C1 माइनस A1 C3, ठीक है। अब ये जो आई वाले कंपोनेंट्स हैं ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ आई कैप, A2 B3 में लिख रहा हूँ प्लस A2 C3 लिख रहा हूँ, प्लस प्लस वाले एक साथ, फिर माइनस वाले एक साथ, माइनस A3 B2, फिर माइनस A3 C2, ठीक है, प्लस जे कैप, A3 B1 आएगा पहले, ठीक है, फिर A3 C1 लिख रहा हूँ मैं, माइनस A1 B3 माइनस A1 C3, ठीक है। फिर आएगा के वाले कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लस के, ठीक है, A1 B2 आएगा, A1 B2, फिर A1 C2 आएगा प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, A2 C1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो चीज़ आई है वो जो है इस वाले चीज़ के ही तो इक्वल है, आप मैच कर सकते हैं, A2 B3 A2 C3, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आ रहा है A2 B3 A2 C3, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो LHS बराबर RHS लिख दीजिए, यही लिखने में मज़ा आता है, LHS बराबर RHS। जब मैं छोटा था, जब मैं 12th में पढ़ता था तो ऐसे लिख के मैं साइन करता था इस तरह से, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8th वाले में, कह रहा है अगर A 0 हो या फिर B 0 हो तो A क्रॉस B 0 आएगा, सही बात है, इन दोनों में से अगर कोई एक 0 हो जाए तो दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 तो आएगा ही। कह रहा है कन्वर्स सही है क्या, मतलब अगर ये चीज़ 0 के इक्वल है तो कोई ज़रूरी है A 0 हो या B 0 हो, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। क्वेश्चन बोला है कि अगर A 0 है या फिर B 0 है तो इतना तो श्योर है ना कि A क्रॉस B करने पे 0 आएगा, बिल्कुल श्योर है भाई, 100% श्योर है।
लेकिन पूछ रहा है कि जब a क्रॉस b करने पे अगर 0 आ रहा है तो क्या कोई ज़रूरी है कि a 0 हो या फिर b 0 हो? कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जब अगर i को i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो 0 आएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा a क्रॉस b का फॉर्मूला ये होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप। मतलब अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, तो हम लोग a क्रॉस b निकाल सकते हैं। तो अगर मैं i क्रॉस i निकालूं तो मॉड ऑफ i फिर मॉड ऑफ i साइन थीटा क्या होगा, ये आई कैप होता है और ये भी आई कैप होता है, दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा तो साइन 0 एन कैप। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यानी आई क्रॉस आई करने पे 0 आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ना तो ये वेक्टर 0 है ना ही ये वेक्टर 0 है, ठीक है। तो कन्वर्स गलत होता है, कन्वर्स इज फॉल्स, कन्वर्स इज फॉल्स। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर भी 0 होंगे, नॉट नेसेसरली। कन्वर्स इज फॉल्स, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है, यही है वो एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस दिस दिस। पहले एक चुपचाप एक ट्रायंगल बना लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है सवाल में। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसी का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। हमें वर्टिसेस गिवन है ए बी सी, से मान ले रहे हैं। ए जो है हमें गिवन है 1,1,2, ठीक है। बी जो है वो हमें गिवन है 2,3,5। सी जो है वो हमें गिवन है 1,5,5, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बारे में हम लोग कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1 मतलब 1i, 5 मतलब 5j, फिर इस 5 मतलब 5k, ठीक है। ये c की वैल्यू है, c वेक्टर की वैल्यू है ये। उसी तरह b वेक्टर के बारे में बताया जाए तो हम बता सकते हैं ये इक्वल होगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। उसी तरह अगर मैं a वेक्टर की बात करूं तो ये इक्वल होगा 1i प्लस 1j प्लस 2k, ठीक है। तो हमें जब भी ट्रायंगल का एरिया बोले निकालने के लिए आप सिंपल एक काम करिए, इस a को c से ज्वाइन करने वाला वेक्टर बनाइए। ये AC वेक्टर हम लोग बनाएंगे। कौन सा वेक्टर बनाएंगे? पहले AC वेक्टर। AC वेक्टर का फॉर्मूला होता है C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये भी मैंने आपको बात पहले बताई थी। तो C वेक्टर की वैल्यू क्या है? C वेक्टर की वैल्यू है 1i प्लस 5j प्लस 5k। A वेक्टर की वैल्यू है 1i प्लस 1j प्लस 2k। अब इतने तो बड़े हो चुके हैं कि आप इसे माइनस कर लें तो ये आएगा 0i प्लस 4j प्लस 3k, यही आएगा। तो AC वेक्टर हमें मिल चुका है, ठीक है। इसको मैं कुछ देर के लिए A वेक्टर सपोज कर ले रहा हूँ, यानी मैंने इस वेक्टर को फाइंड किया, मुझे मिला A वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा A वेक्टर, ठीक है। फिर आप देखिएगा मैं ये वेक्टर भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा AB वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर निकालेंगे हम लोग, AB वेक्टर, इसका फॉर्मूला B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B वेक्टर की वैल्यू अभी हम लोग ने देखी थी, ये है 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप माइनस A वेक्टर की वैल्यू है 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। ये हो जाएगा AB वेक्टर। इसको हम लोग सपोज कर लेंगे B वेक्टर। क्या सपोज कर लेंगे? B वेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वेक्टर के फॉर्म में हाफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब क्योंकि हम लोगों ने A वेक्टर फाइंड कर लिया है, B वेक्टर भी फाइंड कर लिया है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अब इस फिगर से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो हमें A क्रॉस B निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ A क्रॉस B, कोई दिक्कत तो है नहीं। A क्रॉस B निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे। कैसे निकालते हैं? इस तरह से डिटर्मिनेंट बनाते हैं, आई जे के लिखते हैं, आई जे के कैप, है ना। फिर पहले A है तो A के कंपोनेंट्स लिखेंगे, जो कि है 0 4 3, 0 4 3,
फिर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो कि हैं 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, पहले आई को पकड़ेंगे, आई जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। ठीक है, ये जाएगा आई कैप, 4 को 3 में करेंगे 12 आएगा, माइनस 3 को 2 में करेंगे 6 आएगा। फिर माइनस जे कैप लिखते हैं, तो ये है जे कैप, जे कैप जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 3 को 0 में करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 को 3 में करेंगे 3 आएगा, प्लस के कैप है ना। के कैप के लिए क्या करेंगे बताइए, के जिस रो में है जिस कॉलम में उसे हाइड कर दिए, 0 4 1 2 दिख रहा है, सॉल्व कर लेंगे। 0 2 मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, सॉरी 0 आएगा, माइनस 4 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ये आएगा 6i प्लस 3j माइनस 4k। तो हमें a क्रॉस b मिल चुका है। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, है ना। 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, 8 नहीं है 3 है ना, 8 नहीं है 3 है, 3 आया था, 8 नहीं, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 61 आएगा, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई 61, वो भी रूट के अंदर, यहाँ पे हाफ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट सॉल्व हो जाता तो कर लेते, लेकिन रूट सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नहीं करेंगे। तो इसे नोट करिए और आगे बढ़िए। अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। कह रहा है आपके पास एक पैलोग्राम है, आपको उसके एरिया को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं पैलोग्राम है ए बी सी डी, इसके एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है, इसके हमें एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल, एडजेसेंट मतलब था अगल बगल, तो ये साइड और ये साइड हमें ऐसा कह सकते हैं गिवन है, जो कि है ए और बी, ये ए है और ये बी है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला होता है, अगर एडजेसेंट साइड गिवन है तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी फिर से वही ए क्रॉस बी निकालना है, जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ पैलोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कर लेंगे सॉल्व, और क्या, कौन सी दिक्कत है ए क्रॉस बी सॉल्व करने में। तो ये बन गया आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ए मतलब ए के कोफिशिएंट क्या है आप देख सकते हैं, आई है या माइनस जे या 3 है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए जो है वो गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो जे के आगे 1 लिख देंगे, यहाँ पे आई के आगे 1 लिख देंगे, तो आप देख सकते हैं कोफिशिएंट है 1 कॉमा -1 और फिर 3, तो यहाँ जाएगा 1 -1 3। ठीक है, फिर बी वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस 7j और फिर k लिखा है तो 1k हो जाएगा, और क्या 1k कैप, तो 2 - 7 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई को पकड़ेंगे, ठीक है, आई जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे, तो आपको क्या दिख रहा है -1 3 -7 1, तो -1 को 1 में करेंगे -1 आ जाएगा, 3 को -7 में करेंगे तो -21 आएगा, एक आगे माइनस लगाते ही हैं। ठीक है, फिर -j, तो j जिस रो में है j जिस कॉलम में उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको 1 3 2 1, तो 1 और 1 को करेंगे 1 आ जाएगा, -3 और 2 को करेंगे 6 आ जाएगा। फिर आता है प्लस k कैप, है ना, प्लस k कैप भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, k जिस रो में है और जिस कॉलम में उसे हाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 -1 2 -7 दिख रहा है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 1 को -7 में करेंगे -7 आएगा, -1 को 2 में करेंगे -2 आएगा, 2 बार माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, तो -1 और 21 करने पे क्या आएगा 20i। ठीक है, यहाँ पे जाएगा +5j, कर लीजिएगा सॉल्व, और यहाँ पे जाएगा -5k कैप। तो हमें a क्रॉस b मिल चुका है। ठीक है, तो a क्रॉस b मिल चुका है हमें, जो कि आया था 20i + 5j -5k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, अंडर रूट लगाते हैं, 20 है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस
5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस -5 है, -5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 450 आएगा। 450 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रूट के अंदर क्या आएगा 450, तो रूट के अंदर 450, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15√2, रूट सॉल्व करना आता है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बताइए 15√2, यही हमारा आंसर है, ठीक है, सिंपल। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, लेट द वेक्टर्स a एंड b बी सच दैट a का मैग्नीट्यूड 3, b का मैग्नीट्यूड a, देन फाइंड a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज। देखिएगा बहुत ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन में कि a का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, b का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है √2/3, और जो a क्रॉस b है वो एक यूनिट वेक्टर है। a क्रॉस b क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, आपको इन a और b के बीच का एंगल को बताना है, ठीक है। तो अगर a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड क्या होगा 1 होगा। मैंने अभी इसका फॉर्मूला बताया था जो कि होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा, और ये 1 के इक्वल है। मॉड a की वैल्यू क्या है 3, मॉड b की वैल्यू क्या है √2/3 साइन थीटा इक्वल्स टू 1। 3 से 3 कट जाएगा, ये √2 उधर जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 जो होता है वो साइन π/4 के इक्वल होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है। वर्टिसेस हमें दिए हैं ये और ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, पहले उसके लिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये मान लेते हैं c है, ये मान लेते हैं d है। तो a का जो वैल्यू है वो गिवन है, a का वैल्यू ये है, ठीक है। काफ़ी वाहियात नंबर है, -i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप। b का भी वैल्यू गिवन है i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस 4k कैप। c का भी वैल्यू गिवन है i कैप माइनस हाफ j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। फिर d की भी वैल्यू गिवन है -i कैप माइनस हाफ j कैप प्लस 4k कैप। तो आप जानते हैं अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, दोनों साइड मिल गए, ठीक है। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो काम हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ये वेक्टर फाइंड करिए और ये वेक्टर फाइंड करिए, ठीक है। ये वेक्टर मतलब DA वेक्टर, तो मैं DA वेक्टर निकालूंगा, DA वेक्टर फाइंड कर लीजिए जो कि होगा A वेक्टर माइनस D वेक्टर। तो जब A को D से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा J कैप, ठीक है। मतलब जब इस वेक्टर को निकालेंगे तो आपको मिलेगा J वेक्टर, क्या मिलेगा J वेक्टर, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब मैंने A को D से माइनस किया तो मुझे J वेक्टर मिला, ये वेक्टर मिल गया, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस रेक्टेंगल का लेंथ बता के चला जाएगा। तो अगर मैं DA का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ जो कि होगा मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप जो कि होता है 1, J एक यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया ये लंबाई 1 यूनिट की होगी, ये लेंथ 1 यूनिट की होगी, ठीक है। उसी प्रकार अब हमें ये वाली लेंथ भी चाहिए, यानी मुझे पहले AB वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। AB वेक्टर मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो B वेक्टर को A वेक्टर से घटा लीजिएगा, माइनस करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2i, ठीक है। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2i है, ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर AB जो है वो 2i है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, AB का मैग्नीट्यूड, तो 2i का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। 2i का मैग्नीट्यूड 2 होगा, ठीक है, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 2 का तो मैग्नीट्यूड होता नहीं है, तो इसलिए आंसर 2 आएगा, ठीक है। तो ये 1 यूनिट का है, ये वाला 2 यूनिट का है, लिख दे रहा हूँ मैं, ये 2 यूनिट का है। तो एरिया क्या जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 1 है, सॉरी 2 है, ब्रेथ 1 है, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करने का यही ऑप्शन है, आप ये वेक्टर फाइंड करिए, ये वेक्टर फाइंड करिए, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ठीक है, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ यूज़ करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।